हाय, वेलकम बैक। माय नेम इज़ भागु। वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो है डिटेल कैंडल मेकिंग कोर्स फॉर फ्री। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक फुल कोर्स जिसके अंदर आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कैंडल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, वैक्स को कैसे चूज़ करना है, फ्रेगरेंस ऑयल क्या चाहिए, कितना फ्रेगरेंस ऑयल चाहिए, और एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इस चैनल पर मैं कैंडल मेकिंग से बहुत सारे वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो यू कैन फॉलो मी एंड चेक आउट माय प्लेलिस्ट ऑल्सो, जहाँ पे बिगनर्स के अलावा विक टेस्टिंग और डिफरेंट टाइप की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जब भी हम कैंडल मेकिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वैक्स। मार्केट में बहुत सारे वैक्सेस अवेलेबल है, सोया वैक्स, पैराफिन वैक्स, बी वैक्स, कोकोनट वैक्स, पाम ट्री वैक्स। सो कौन सा वैक्स है जिसके साथ हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सो ये क्वेश्चन आपके लिए आता है कि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ हॉबी के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको मार्केट की तरफ देखना पड़ेगा। ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और डिसाइड करना कि हमारे लिए कौन सा वैक्स बेटर है। एंड बिकॉज मैं जब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही तो बहुत सारी मैंने मिस्टेक्स करी, बहुत सारा पैसा वेस्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं पैराफिन वैक्स से स्टार्ट किया। देन स्लोली वेर एवर आई वॉज गोइंग एवरीबडी वाज आस्किंग कि आप सोया बनाते हैं, आप सोया वैक्स है, आपका कैंडल सोया है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मिस्टेक मैंने करी आप वो मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि सोया इज़ लाइक अ पॉपुलर वैक्स एंड उसका रीज़न भी है। आपके सामने यहाँ सोया के 3 डिफरेंट टाइप रखे हुए हैं। इसके अलावा जेल वैक्स होता है, बी वैक्स होता है, पैराफिन होता है, कोकोनट होता है और पाम ऑयल वैक्स भी होता है। हर एक वैक्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सोया वैक्स कैंडल मेकिंग में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। सोया के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये इको फ्रेंडली होता है। सोया वैक्स जो होता है वो सोयाबीन ऑयल से बनता है, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्सेज है, जैसे ना कि पैराफिन वैक्स। जैसे पैराफिन जो होता है पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट होता है। सोया वैक्स का एनवायरनमेंट पे कम इफेक्ट पड़ता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है और किसी टाइप का कोई हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज नहीं करता है जब वो बर्न होता है। सोयाबीन क्लीन बर्न है, क्योंकि क्लीन बर्न का मतलब है कि किसी टाइप का कोई ब्लैक सुट नहीं करता है। एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा क्लीन है। और जो अगर आप देखेंगे कि पैराफिन वैक्स को अगर बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं पैराफिन वैक्स की कैंडल्स को, तो वो ब्लैक सुट करके वॉल के ऊपर ब्लैक कलर का बिल्डअप हो जाता है, तो वो सोया वैक्स के अंदर नहीं होता है। दूसरा, जो सोया वैक्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, इसलिए ये बहुत धीरे जलता है। इसका बर्न टाइम लॉन्गर होता है। दे लास्ट लॉन्गर और बर्न स्लोअर। फिर आता है कि सोयाबीन जो होता है वो ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल को होल्ड कर पाता है। इसकी वजह से जो सेंट थ्रो होती है, दोनों इवन हॉट एंड कोल्ड थ्रो, वो बाकी वैक्सेस से बेटर होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। स्लो बर्न की वजह से ये फ्रेग्रेंस भी लंबे टाइम तक एयर में रहती है। एंड सोयाबीन नॉन टॉक्सिक होता है क्योंकि ये नेचुरल होता है और घर में और कहीं पर भी, स्पेशली बच्चों के साथ में या पेट्स के साथ में यूज़ करने के लिए सेफ़ है। किसी प्रकार का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं प्रोड्यूस करता है। सोया जो है वो सोयाबीन से बनता है, ये रिन्यूएबल और सस्टेनेबल है क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट है, अगर आप गलती से आपका सोया वैक्स गिर जाता है तो आप नॉर्मल सोप से या वाटर से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन ऑयली है कंपेयर टू पैराफिन वैक्स के। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोया के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और मोस्ट ऑफ पूरे वर्ल्ड में ये उगाया जाता है सोयाबीन। यहाँ पे तीनों टाइप के वैक्स मैंने दिखा रखे हैं, तीनों सोया के फॉर्म हैं। ये है बटर वैक्स, सोया बटर वैक्स, जो कि मसाज कैंडल में यूज़ होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, आप देख सकते हैं। और इनका मोस्टली ये जो है कंटेनर कैंडल के लिए होता है, नॉर्मल कैंडल के लिए, डेकोरेटिव कैंडल के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है सोया 464, ये फ्लैक्स में आता है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा कंपेयर टू हार्ड होता है इस कैंडल से। इसमें आप नॉर्मल कैंडल भी बना सकते हैं और डेकोरेटिव कैंडल भी बना सकते हैं। देन जार कैंडल और कंटेनर कैंडल के लिए होता है। तीसरा होता है पैलेट वन,
जो कि टार्ट है, ये हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है कंपेयर टू इनमें, और ये होल्ड जो फ्रेगरेंस ऑयल है वो ज़्यादा होल्ड करता है। रूम टेम्परेचर पे भी ये ऐसा ही रहता है। सो मैं इसको वैक्स मेल्ट बनाने में यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैक्स मेल्ट अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ईज़िली पूरे रूम में फैल पाएगा। तीनों के तीनों वैक्स बहुत सही है, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म चलते हैं, लास्ट लॉन्ग है, क्लीन बर्न देते हैं। आप मिक्स करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ हो सकता है कि आप बी वैक्स के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे ही यूज़ करना, क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत बार लोग बी वैक्स भी अवॉइड करते हैं क्योंकि वो वीगन कैंडल चाहते हैं। सो वीगन इज़ लाइक, अगर मैं बी वैक्स यूज़ करूँगी इट मीन्स आई एम यूजिंग एनिमल, प्रेफर नहीं करते हैं। सो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि मैं 464 को यूज़ करती हूँ, और इन दोनों को मिक्स करके भी कई बार यूज़ करती हूँ, बट मोस्ट ऑफ टाइम कैंडल्स के अंदर 464 यूज़ करती हूँ। इन वैक्स के साथ में कलर कॉम्बिनेशन बहुत सही जाता है, थोड़ा सा हल्का जाएगा, बहुत डार्क कलर नहीं जाता है। अगर मुझे डार्क कलर चाहिए तो मैं 464 और बटर वैक्स को मिक्स करती हूँ तो डार्क कलर आता है। यूजुअली सोया का कलर जो होता है थोड़ा सा लाइट होता है, बट हमेशा जब भी आप देखो तो एक बहुत स्विरलिंग वाला बहुत अच्छा कलर आता है। सोया वैक्स आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसका भी रीज़न ये है क्योंकि ये इसके बेनिफिट भी जैसे कि मैंने आपको बताया। सो पीपल आर लाइक वांट टू बी प्रेफर मोर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इसलिए डिमांड ज़्यादा है। सो नेक्स्ट बात करते हैं बी वैक्स की। बी वैक्स जो है वो भी नेचुरल वैक्स है, ये प्रोड्यूस होता है हनी बी से। ये आज नहीं, ये कैंडल मेकिंग के लिए और कॉस्मेटिक और अदर चीज़ों के लिए बरसों से यूज़ हो रहा है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। बी वैक्स जो होता है वो वर्कर्स बी की ग्लैंड और उसके एब्डोमेन से निकलता है, जो कि हनीकॉम स्ट्रक्चर, बी हाइव में हनीकॉम स्ट्रक्चर बनता है उसको बनाने के लिए होता है। स्मेल अच्छी होती है, खुद का एक अपना स्मेल होता है, इको फ्रेंडली वैक्स है। बी वैक्स का देखो तो ये भी नेचुरल है, नॉन टॉक्सिक है, किसी टाइप का कोई टॉक्सिन वगैरह नहीं प्रोड्यूस करता है, सेफ है कैंडल और कॉस्मेटिक चीज़ों के लिए। और बी वैक्स का मैक्सिमम यूज़ उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको जो थोड़े से एलर्जी है या सेंसिटिव है सोया को लेकर के। बी वैक्स क्लीन बर्न देता है, बहुत थोड़ा सा सुट देता है, बट इंडोर की एयर क्वालिटी है उसको बहुत, कंपेयर टू पैराफिन कैंडल, ये बहुत कम टॉक्सिन करता है। सेम ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि कैंडल को लॉन्ग टाइम के लिए बर्न करता है। सोया वैक्स की तरह ये भी एक तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, रिन्यूएबल सोर्स होता है, बहुत ज़्यादा देर तक चलता है, उसका नेचुरल हनी जैसा सेंट होता है। अगर आप ये वाली वैक्स यूज़ करोगे तो नेचुरल सेंट बहुत सुंदर होएगा, बहुत अच्छी लगती है। बी वैक्स डिफरेंट में फॉर्म में आता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यूज़ करना बिकॉज़ ये बहुत ही स्लो मेल्ट होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बी वैक्स को अगर आप ट्राई करना है तो आप उसको सोया वैक्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। सो अगर आप सोया वैक्स में थोड़ा सा बी वैक्स मिक्स करेंगे तो वो उसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देगा। सो ये होगा कि इसका शेप बेटर, कैंडल का अगर आप कंटेनर कैंडल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बेटर शेप होगा, और स्पेशली वार्म क्लाइमेट में यूज़ कर रहे हैं जहाँ सोया थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है या अपना शेप लूज़ कर देता है, उसमें बेटर है। फिर बी वैक्स ऐड करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कैंडल का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो कैंडल लास्ट लॉन्गर बर्न करेगी। हायर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कैंडल जो होगी वो धीरे धीरे जलेगी। इसके साथ अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो बी वैक्स का खुद का एक नेचुरल सेंट होता है, और वो जब फ्रेगरेंस ऑयल उसके अंदर आप ऐड करोगे सोया वैक्स के साथ में तो उसका हॉट थ्रो जो होगा, जो बर्निंग में जो सेंट रिलीज़ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो फ्रेगरेंस ऑयल है वो पूरे रूम में ज़्यादा फैलेगा, इससे सेंट थ्रो ज़्यादा। बट हो सकता है कि बी वैक्स को अगर आप यूज़ करो तो उसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है, अगर आप अपनी कैंडल को
वाइट रखते हैं, किसी प्रकार का कोई कलर ऐड नहीं करते हैं क्योंकि बी वैक्स का नेचुरल कलर येलो होता है। सोया की एक ख़राब प्रॉपर्टी है, वो होती है फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग इज़ लाइक बाहर से ऐसे लगता है कि वो क्रिस्टल जैसी लेयर बन जाती है। सो कैंडल लुक्स में बहुत सुंदर नहीं दिखती है। सो अगर हम बी वैक्स को यूज़ करेंगे उसके अंदर, तो वो फ्रॉस्टिंग का जो इशू है उससे आप फ्री हो सकते हैं। और बी वैक्स आप कंटेनर कैंडल में भी यूज़ कर सकते हैं, आप पिलर कैंडल में भी यूज़ कर सकते हैं, और मसाज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे लोग वीगन कैंडल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स, जो कि पैराफिन वैक्स और जेल वैक्स होती है। पैराफिन वैक्स बहुत फास्ट कलर एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए जब भी आप पैराफिन वैक्स की कैंडल देखेंगे तो उनके कलर बहुत डार्क और बहुत गाढ़े होते हैं। पैराफिन वैक्स ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैंडल मेकिंग में। पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है। अगर हम इसका देखोगे तो ये वाइट कलर का होता है, क्लियर होता है, ऑर्डरलेस होता है और स्मूथ टेक्सचर होता है कि आप किसी भी शेप और मोल्ड में डाल सकते हैं। ब्लॉक, स्लैब्स, पैलेट, फ्लैक्स, एनीथिंग आपको कहीं पर भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिल जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 120 और 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, डिपेंड करता है कि इसकी ग्रेड। सो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से मोस्ट ऑफ टाइम ये कंटेनर कैंडल के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखोगे कि सोया वैक्स की कैंडल बनाते हैं तो हमें विक फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट विद पैराफिन वैक्स ईजी टू फाइंड। आप कोई भी विक के इको, सीडी और जब बर्न करता है तो हाई टेम्परेचर होता है तो रिलीज फ्रेग्रेंस ऑयल लास्टिंग होता है। बट एनवायरमेंटली इम्पैक्ट देखें तो क्योंकि ये पेट्रोलियम का बनता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस होता है, और अगर पेट्रोलियम को हम देखेंगे तो जलाएंगे तो उसका ग्रीन हाउस एमिशन, पोल्यूशन सब पे इफ़ेक्ट होता है। पैराफिन वैक्स कैंडल जो होती है फास्ट बर्न करती है बजाय सोया और वैक्स के, और दूसरा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अनइवन होता है और उसमें टनलिंग की इशू होती है। इसलिए आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ पैराफिन वैक्स में कंटेनर के अंदर वैक्स हमेशा साइड्स में चिपकी हुई रहती है। नेक्स्ट आता है जेल वैक्स। जेल वैक्स जो है ये मिनरल ऑयल और पॉलीमर रेजिन से बना हुआ आता है, जेली लाइक का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रेडिशनल वैक्स से थोड़ा सा यूजुअली डिफरेंट होता है। सो मोस्ट ऑफ जेल वैक्स का यूज़ डेकोरेटिव कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये क्लियरली देख सकते हैं उसके अंदर आप कुछ ऑब्जेक्ट रख कर भी। सो ये ट्रेडिशनल सॉलिड वैक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, हटके हायर डेंसिटी है इसकी, और इसका बर्न भी स्लोअर है पैराफिन वैक्स और सोया वैक्स से। इसका मतलब कि ये लॉन्गर लास्ट बर्न टाइम होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है डेकोरेटिव पर्पस की वजह से। ये जेल ट्रांसपेरेंट है, सो अगर आप इसके अंदर फ्रेगरेंस ऑयल या कोई डाई डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, हल्का सा टिंटेड लुक आएगा। इसका बेनिफिट्स ये हो सकता है कि ये क्लियर अपीयरेंसिंग है, बहुत सुंदर दिखता है, डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, एस्थेटिक हो सकता है, और फ्रेगरेंस ऑयल बहुत अच्छे से होल्ड करता है इसलिए सेंट थ्रू भी अच्छा होता है। और अगर इनमें देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी और फर्मनेस के बेस पे ये जेल मिलता है। लो डेंसिटी जेल भी होती है, मीडियम डेंसिटी वाली होती है, या हाई डेंसिटी वाली होती है। नेक्स्ट आता है पाम ऑयल वैक्स। पाम ऑयल वैक्स पाम ट्री के ऑयल से बनता है, स्पेशली फ्रॉम फ्रूट ऑफ द ऑयल पाम। पाम इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ये भी रिन्यूएबल है, इको फ्रेंडली है और पैराफिन वैक्स का अल्टरनेटिव है। पाम वैक्स थोड़ा सा हार्ड होता है सोया वैक्स से, पिलर कैंडल के लिए या वॉटिव और मोल्डेड कैंडल के लिए परफेक्ट है। पाम ऑयल का एक यूनिक करेक्टर ये होता है कि ये क्रिस्टल और फेदर लाइक सरफेस दे सकते हैं। फिर आता है कोकोनट वैक्स। कोकोनट वैक्स भी एक नेचुरल है जो कि कोकोनट से बनता है। ये नया वैक्स है कैंडल मेकिंग इंडस्ट्री में और हाईली रिगार्डेड है, इको फ्रेंडली और उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के। सॉफ्ट है टेक्सचर में, क्लीन बर्न है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छा, दोनों हॉट एंड कोल्ड थ्रो एक्सीलेंट है। जो फ्रेगरेंस ऑयल है काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है, फिनिशिंग स्मूथ आती है,
चाहे तो आप अपने सोया वैक्स की एनहेंस को बढ़ाने के लिए आप कोकोनट वैक्स भी ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट जार्स। अगर आप जार की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे जार अवेलेबल है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा जार चाहिए, कंटेनर कैसा होना चाहिए। आप कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके घर के बाजू में हो ताकि शिपिंग नहीं देना पड़े। और ये जो भी जार आप चूज़ कर रहे हो वो कैंडल के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कच्चे हो और वो टूट जाए। सो होता है कि साइज़, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे साइज़ अवेलेबल है। ये 10 आउंस है, ये 7 आउंस है, ये 14 आउंस है, ये 4 आउंस है, ये 9 आउंस है एंड ये 12 आउंस है। और ये वुड का है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सेफ़ तरीके से बनाऊँ क्योंकि मुझे थोड़ा फायर से डर लगता है। सो मैंने स्टार्ट किया था बट मैं अभी नहीं बेच रही हूँ, ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर में ही यूज़ करती हूँ। फिर उसके अलावा इस टाइप के जार्स है। सो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, बट आपको देखना है कि साइज़ क्या है। अगर आप सपोज़ करो मैं 13-14 आउंस का बेचूँगी, पता नहीं ख़रीदने वाला हो कि नहीं हो। सो मुझे हमेशा सिंपलेस्ट तरीका मैं जो यूज़ करती हूँ, चीपेस्ट तरीका मैंने जब स्टार्ट किया था वो ये 2 जार से स्टार्ट किया था। ये 4 आउंस है और ये 9 आउंस है। 4 आउंस बाथरूम के लिए बहुत अच्छा है, 9 आउंस किसी भी रूम हॉल उसके लिए सबसे सही रहता है। सो आप स्टार्ट विद द स्मॉलर वन। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ जार्स। ग्लास जार होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, क्लीन होते हैं, क्लासिक लुक होता है। एंड कुछ होते हैं टिन या सिरेमिक के बने हुए जार, ये अच्छी चॉइस है, लेकिन उनका टेस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि हीट डिफरेंटली बिहेव करेगी। देन आई वुड से डोंट यूज़ प्लास्टिक और ऐसे मटेरियल के बने हुए जार जहाँ पे वो हीट की वजह से मेल्ट हो जाए। फिर हम बात करते हैं जार्स के साइज़ का। जार का साइज़ बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि वो आपका बर्न टाइम डिसाइड करता है और उसमें कितना वैक्स जाएगा वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। स्मॉल साइज़ के जार्स जो होते हैं वो ट्रैवल साइज़ या सैम्पल कैंडल बोल सकते हैं, 4 to 8 आउंसेस के आते हैं। बड़े साइज़ होता है 9 to 16 आउंसेस और वो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, क्योंकि छोटे जार अगर जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो स्मॉलर एरिया के लिए अच्छा है, बट बड़े अगर आप बहुत बड़े एरिया के लिए चाहिए तो आपको बड़ा साइज़ का कैंडल यूज़ करना पड़ेगा। जार का जो माउथ है वो इतना प्रॉपर साइज़ में होना चाहिए कि जब कैंडल बर्न हो रहा हो तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो और वैक्स चारों तरफ से अच्छे से बर्न हो। अदरवाइज़ ये टनल होगा और वैक्स भी यूज़ नहीं होगा और वेस्ट होगा, हो सकता है सेंट भी प्रॉपर नहीं हो। फिर हम बात करते हैं शेप की। सो यूजुअली सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो स्ट्रेट राउंडेड यूज़ किए जाते हैं और कई बार ऐसे होता है कि ऊपर से नैरो हो और नीचे से वाइड हो। उसका मेन यही होता है कि कैंडल ओवर हीट नहीं हो और इवनली बर्न करे और लुक्स भी बहुत अच्छा होता है। फिर आता है कि आप अगर ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हैं तो एस्थेटिक होना चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिंपल के साथ जाएं और इवेंचुअली एंड ऑफ द डे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैंडल का लुक कैसा है, कैंडल की स्मेल इम्पॉर्टेंट होती है। सो आप कैसे भी कर सकते हैं, रस्टिक साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, मैशन जार यूज़ कर सकते हैं, टिन का कर सकते हैं, विंटेज कर सकते हैं, कप भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए और जब भी बर्न करे तो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हो। और छोटा अगर ग्लास बहुत मोटा नहीं होगा और पतला होगा तो वो क्रैक हो जाएगा हीट की वजह से और टूट सकता है। आप जो भी जार खरीद रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो कितना होल्ड करता है, क्योंकि आपको उसके बेस पे
प्राइस डिसाइड करना है। और इनिशियली अगर आप स्टार्ट करते हैं तो स्मॉलर साइज़ से शुरू करें ताकि बहुत महंगा नहीं हो। जैसे ये 2 कैन जार्स है, ये सस्ते जार्स है, यहाँ पे ये महंगा है और ये महंगे जार्स है। तो ये क्योंकि जैसे जैसे आपका मार्केट में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे आप फिगर आउट करेंगे कि कुछ कुछ ऐसे कस्टमर है जिनको हाई एंड कैंडल्स चाहिए या जार बहुत सुंदर चाहिए। मेरा सजेशन सिर्फ एक ही होगा कि अगर जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक दो इस साइज़ के, ये सबसे चीपेस्ट बोल सकती हूँ, आपकी बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहेगा, इजीली सेल हो जाते हैं। विक टेस्टिंग इजी होता है, बहुत लोग इसके साथ में विक टेस्टिंग करते हैं, इको विक या सीडी विक, कॉटन विक, आप वुडन विक, सब विक चलता है। लेकिन अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करें, क्योंकि आप मेरे यहाँ देख सकते हैं मैंने कितने सारे टेस्ट किए हैं जिसमें से मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ और इसके अलावा ये भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ और ये भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज़ है। तो पीपल दे डोंट वांट टू बाय अ बिगर साइज़। उनको ऐसा होता है कि हमेशा आफ्टर सम टाइम सेंट ख़त्म हो जाए तो उनको चेंज करना होता है फ्रेगरेंस। बट जो मोस्ट पॉपुलर जो है वो ये है और ये है, ये 2 साइज़। ये सबसे चीप है, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि लुक वाइज बहुत अच्छा है एंड टिन का है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। फिर ये है, ये मेरा ये भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत मोटा है, एस्थेटिक व्यू है। इसमें एक ब्लैक कलर का भी मैं यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। सो एंड ऑफ द डे आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पैसा वेस्ट नहीं करें आपके पास, और बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं ऑर्डर करें, एक साथ बहुत सारे भी अप्लाई नहीं करें। एक या दो, सिर्फ और सिर्फ एक या दो नहीं, मैं बोलूँगी सिर्फ और सिर्फ दो साइज़, दिस इज़ परफेक्ट। ये 4 आउंस है और ये 9 आउंस है, ये दोनों साइज़ परफेक्ट है। अगर आपको आप इंडिया में हैं तो मैं एक वेबसाइट का लिंक डाल रही हूँ, वहाँ से आप हर चीज़ देख सकते हैं कि क्या क्या कैंडल विक से लेके वैक्स से लेके जार और सब चीज़ें मिलती है। अ, अगर आप जार कैंडल नहीं बना के मोल्ड कैंडल बनाना चाहते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द मोल्ड कैंडल, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के मोल्ड्स अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो सिलिकॉन मोल्ड होता है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, ड्यूरेबल होता है, पॉपुलर होता है पिलर कैंडल के लिए, डिफरेंट शेप के लिए, डेकोरेटिव के लिए, बबल कैंडल्स वगैरह के लिए। फिर होता है मेटल के मोल्ड्स होते हैं जो कि एल्युमिनियम के बने होते हैं, टिन जैसा होता है। अगर प्लेन सिंपल चाहिए तो इसी के अंदर इस तरह से रखिए और इजीली बन जाता है। कुछ प्लास्टिक के मोल्ड्स भी होते हैं बट वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं। फिर पॉलीकार्बोनेट मोल्ड्स होते हैं, वो क्लियर होते हैं, आप क्लियरली कूलिंग प्रोसेस उसमें देख सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी होती है। आजकल लेटेक्स और रबर के मोल्ड्स भी काफ़ी चल रहे हैं। जो कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वैक्स कौन से मोल्ड के साथ कंपेटेबल है कि नहीं है। जैसे बी वैक्स है, वो मोल्ड बहुत जल्दी से स्टिक हो जाता है। सिक्योर विक प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए वैक्स को जब पोर करते हैं तो स्लो होता है। नेक्स्ट आता है विक। नॉर्मल बेसिक कॉटन विक जो होती है वो फर्स्ट टाइप की विक होती है। कॉटन विक का मतलब होता है बेसिक विक, कोई इसमें तामझाम नहीं है। एक तो कॉटन का धागा होता है, उसमें पैराफिन की कोटिंग चढ़ी हुई होती है और उसको सिर्फ और सिर्फ टी लाइट के लिए यूज़ किया जा सकता है या पैराफिन कैंडल के लिए यूज़ किया जा सकता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सोया वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो उसको बर्न होने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग विक की ज़रूरत होती है। जो ब्रेडेड विक होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ये ब्रेडेड विक सोया से कोटेड होती है और स्पेशली सोया के लिए यूज़ होती है। इसमें कॉटन के धागे होते हैं, उनको ब्रेड करके बनाते हैं, जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरह से ब्रेड करके बनाते हैं। और यहाँ पे यूएस में बहुत डिफरेंट टाइप की कॉटन विक मिलती है, बट इंडिया में इको विक बेस्ट है। अगर आप सोया यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इको है, देन एचटीपी है। एचटीपी विक एक सिंपल कॉटन विक जैसी होती है जो कि पैराफिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और अच्छा रिजल्ट देती है। देन है सीडी विक। सीडी विक थोड़ी सी गर्म करती है, ये थोड़ी ज़्यादा हीट करती है और ये सोया 464 के साथ बेस्ट जाती है क्योंकि सोया का मेल्टिंग पॉइंट टाइम लेता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लिए ज़्यादा होता है। बेसिक लॉजिक ये है विक का, मोटा विक उतना बड़े डायमीटर पर वर्क करता है,
पतला विक होगा वो छोटी कैंडल के डायमीटर पर वर्क करेगा। और यहाँ पे वैरायटी देखो, हमारी ब्रेडेड विक कॉटन विक है, इसमें कुछ नहीं लगा होता, एकदम प्लेन कॉटन विक ब्रेडेड फॉर्म में है। इसका मतलब छोटे कॉटन के फाइबर्स है। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉटन के फाइबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इको विक। तो चलिए हम देखते हैं इको विक। ये बेसिक कॉटन विक है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स हैं जिसको यूज़ करके ब्रेड करके बनाया गया है। और अब हम बात करते हैं कि ये विक काम कैसे करती है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा अंदर की तरफ रहता है और ये पार्ट फ्यूल को ऊपर की तरफ खींचता है। इसे कैपिलरी प्रोसेस भी कहते हैं। अगर यहाँ पे फायर है, फायर को जलने के लिए फ्यूल चाहिए। यहाँ ये बॉटम पार्ट रहता है और ये ऊपर रहता है। बॉटम से वो जब यहाँ पे आग रहती है तो ये कैपिलरी प्रोसेस के थ्रू रिएक्ट करती है और एक इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्यूल पंप आप बोल सकते हैं। जैसे ही वैक्स मेल्ट होगी और लिक्विड होगी वैसे वैसे ये ऊपर खींचेगी। इस तरह से विक जलती है और सिंपल सा है। इसमें कुछ नहीं है कि ज़्यादा हीट होगी तो ज़्यादा मेल्टिंग होगी तो ज़्यादा खींचेगा, कम होगी। और उसका साइज़ जो होता है, पूल का साइज़ डिपेंड करता है कैंडल की विक के ऊपर। जब भी हम कैंडल बनाते हैं तो दो मेन चीज़ें होती है, वो होती है एक तो टाइप ऑफ विक और एक होता है साइज़ ऑफ विक। दोनों ही कैंडल की सेंट हॉट थ्रो के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सपोज़ अगर सॉफ्ट वैक्स है तो वो बहुत फास्ट गर्म होगा और जल्दी जल्दी फ्यूल देगा विक को। उस कंडीशन में हाई फ्लेम होगी और वो सेफ़ नहीं है। ऐसी स्थिति में जो कैंडल है वो फास्ट जलेगी और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कैसे चूज़ करें हम विक, किस चीज़ के ऊपर विक का चयन निर्भर करता है? तो चयन विक का निर्भर करता है ऑयल के ऊपर, कौन सा फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वैक्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर सोया वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए तो मार्केट में, इंडियन मार्केट में 2 टाइप की अवेलेबल है। एक है इको विक और इसका साइज़ चेंज होता है डिपेंड ऑन वैक्स, आपके जार के डायमीटर के ऊपर। बड़ा जार है तो उसके लिए बड़ी विक चाहिए, अगर छोटा जार है तो उसके लिए छोटी विक चाहिए। तो इको में नंबर आते हैं और 2 ये स्टार्ट होते हैं 2 to 12। इको 2 इस लाइक सबसे छोटा है और इको जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं उसका मोटापा बढ़ता जाता है। जो उसका साइज़ है इको का वो बढ़ता जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे ये है छोटा साइज़ और वहीं पर ये है इको 12। आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि एक कितना बड़ा है और एक कितना छोटा है। वुडन विक में ऐसा नहीं होता है। वुडन विक में एक होती है बूस्टर, एक होती है नॉन बूस्टर। ये वाला जो है वो नॉन बूस्टर है, इसमें कोई कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल एक प्लेन होता है। ये इसको बोलते हैं विस्पर विक, ये कुछ आवाज़ नहीं करता है। एंड दूसरा होता है क्रैकलिंग बूस्टर विक, जिसके अंदर आवाज़ आती है क्रैकलिंग की और इस तरह से एक बूस्टर लगा हुआ होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं वो पता होता है कि क्रैकलिंग की लेवल कैसा है, 3, 4, 5। थोड़ा सा लाउड है। फिर इसकी हाइट भी होती है, देन की विड्थ होती है, वो डिपेंड करता है बड़ी है कि छोटी है। जैसे यहाँ पे 0.25 है, वो छोटी है। फिर 0.35, फिर बड़ी है। फिर 0.5, फिर 0.625। इस तरह से जैसे जैसे जार के लिए विड्थ बड़े होने चाहिए, छोटे जार के लिए विड्थ छोटी होनी चाहिए। दोनों विक के अंदर डिसाइडेड है कि आप कैसे पता लगे कि साइज़ क्या है और आपको कैसा साइज़ लेना है। अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडिया में इको विक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि उसको यूज़ करना इजी है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है फ्रेगरेंस ऑयल। फ्रेगरेंस ऑयल कैंडल मेकिंग का मेन इंग्रेडिएंट है और ये सेंट ही होता है। फ्रेगरेंस ऑयल जो होता है वो होता है ब्लेंड होने के लिए उनका एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करते हैं ताकि वो ऑयल वैक्स के अंदर ब्लेंड हो सके। अगर आप फ्रेगरेंस ऑयल की बात करें तो फ्रेगरेंस ऑयल फ्लोरल होते हैं, फ्रूटी होते हैं, स्पाइसी होते हैं, अर्थी होते हैं, डिफरेंट टाइप के
फ्रेगरेंस ऑयल्स होते हैं। जो सिंथेटिक फ्रेगरेंस ऑयल होता है वो लैब के अंदर यूज़ किया जाता है केमिकली, नेचुरल जो सेंट्स है उनको कॉपी बना के। सो वो एंटायरली यूनिक होता है, अफोर्डेबल होते हैं और बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर होता है असेंशियल ऑयल ब्लेंड। जो असेंशियल ऑयल ब्लेंड्स होते हैं ये असेंशियल ऑयल और नेचुरल के ब्लेंड से बने हुए होते हैं, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। सो जब भी हम फ्रेगरेंस ऑयल का यूज़ करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फ्लैश पॉइंट। जैसे ये फ्रेगरेंस ऑयल है, सो यहाँ इसका फ्लैश पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। सो ये फ्लैश पॉइंट जो होता है ये बताता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर ये इवेपोरेट हो जाएगा। सो जितना हायर फ्लैश पॉइंट होगा उतना ज़्यादा कैंडल स्टेबल रहेगा जब जलेगी। तो कैंडल 3 से 10%। सो इसका जो है ये इसने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कैंडल के अंदर 3 से 10% तक जाना चाहिए। सो इसका मतलब है कि अगर 100 ग्राम हम वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3 to 10 मतलब 100 ग्राम में 3 से 10 ग्राम तक का फ्रेगरेंस ऑयल जाना चाहिए, उससे ज़्यादा फ्रेगरेंस ऑयल नहीं जाना चाहिए। और वहीं सोप में ये 3 to 6 होता है, सोप में कम होता है। हमेशा फ्रेगरेंस ऑयल का लोड जो होता है वो डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ वैक्स पर। सो सोया जो है वो ऑलमोस्ट 12% तक होल्ड कर सकता है। जब भी हम सेंट्स को या फ्रेगरेंस ऑयल की बात करते हैं तो 2 पॉइंट आता है, कोल्ड थ्रो और हॉट थ्रो। कोल्ड थ्रो होता है कि जब कैंडल जो है वो बिना लाइट करें जब स्मेल करती है तो उसको बोलते हैं कोल्ड थ्रो, और वो सबसे बेटर अगर होता है तो बायर को अट्रैक्ट करता है। वहीं हॉट थ्रो जो है वो होती है जब हम कैंडल को बर्न करते हैं और बर्न से जो स्मेल आता है उसको हॉट थ्रो कहते हैं। हॉट थ्रो इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अगर कस्टमर ने कोल्ड थ्रो स्मेल करके वो लेके गया है, हॉट थ्रो नहीं है, तो वो दोबारा नहीं आएगा। सो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हॉट थ्रो भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेगरेंस ऑयल जो है वो हमेशा वेट के हिसाब से मेजर करते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं मेजर करते हैं, क्योंकि हर फ्रेगरेंस ऑयल का डेंसिटी डिफरेंट होता है। सो कुछ हैवी होते हैं और कुछ लाइट होते हैं। और हमेशा सोया के अंदर जब भी हम फ्रेगरेंस ऑयल को ऐड करते हैं तो वो टेम्परेचर जो होता है वो 79 सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, जो कि आप बोल सकते हैं 175 फ़ारेनहाइट से 185 फ़ारेनहाइट के बीच में। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा वैक्स के साथ में और आपका हॉट थ्रो बहुत अच्छा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूँगी वो होता है क्योर टाइम। सो कैंडल, अगर हम पैराफिन वैक्स की बात करें तो पैराफिन को बनाने के बाद आपको क्योर टाइम नहीं होता है, आप उसको नेक्स्ट डे भी जला सकते हैं तो उसमें स्मेल उतना ही आएगा। बट सोया कैंडल की सिचुएशन में ऐसा होता है कि सोया कैंडल को एटलीस्ट 10 डेज़ का टाइम होना चाहिए क्योरिंग में। उसका रीज़न ये होता है कि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है, अच्छे से केमिकली वो प्रॉपर बाइंड नहीं हो पाता है, तो वो उसका सेंट ही नहीं आएगा। फॉर स्ट्रॉन्गर और बेटर सेंट थ्रो के लिए कम से कम 10 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। सो जब भी हम ब्लेंड करते हैं हमेशा याद रखना है कि डोमिनेटिंग जो फ्रेगरेंस है, जैसे सैंडलवुड हो गया, वनीला हो गया, वो बेस होगा और उसके ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट्री सेंट ऐड कर सकते हो, जैसे सिट्रस, फ्रेशनेस, फ्लोरल का स्वीटनेस हो गया। सो हमेशा ब्लेंडिंग मिनिमम 2 ऑयल से स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आपको ब्लेंड नहीं करना है दैट्स ओके, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी ब्लेंडेड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सो विक को होल्ड करने के लिए जार के अंदर विक स्टिकर चाहिए। देन टेम्परेचर को नापने के लिए हमें थर्मामीटर चाहिए। एक है इंफ्रारेड, यहाँ पे 2 थर्मामीटर है, एक इंफ्रारेड और एक रेगुलर वाला। देन फ्रेगरेंस ऑयल चाहिए, और फ्रेगरेंस ऑयल को नापने के लिए आप कोई सा भी कप यूज़ कर सकते हो, बट कप ऐसा होना चाहिए जिससे कि फ्रेगरेंस ऑयल रिसे नहीं। एंड देन
मेजरमेंट के लिए वेइंग मशीन होनी चाहिए और एक होना चाहिए स्पैक्यूला जिससे आप उसको हिला सकते हो। और अगर आपके पास स्पैक्यूला नहीं भी है तो आप इस तरह से वुडन के स्टिक्स यूज़ कर सकते हो। ये वुड के बने हुए होते हैं और ये गरम वैक्स के अंदर जलेंगे नहीं, सो आप इस तरह के वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है विक को डालने के बाद विक को मिडिल में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप मिडिल में नहीं रखेंगे तो विक साइड में हो जाएगा और इट्स नॉट गुड। सो ये है विक होल्डर जो विक को होल्ड करता है और मिडिल के अंदर रखता है। नेक्स्ट स्टेप है वैक्स को गर्म करना। सो पहले मैं वैक्स को गर्म करूँगी, उसके बाद मैं वैक्स को नापूंगी। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको प्रेस्टो पॉट बोलते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल डबल बॉयलर मेथड यूज़ कर सकते हैं। डबल बॉयलर के लिए यहाँ पे मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। डबल बॉयलर मेथड बहुत इजी होता है। पॉट के अंदर पानी डालिए और अपना इस तरह से वैक्स डाल करके पिक्चर को अंदर रख दीजिए और वो जैसे नीचे पानी गर्म होगा तो ये भी वैक्स भी अंदर गर्म होगी। मेरे पास ये है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ, तो आप नॉर्मल गैस स्टोव का यूज़ कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बाय एनी फैंसी इक्विपमेंट टू वार्म इट। आई थिंक वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट कलर। सो यहाँ पे दो टाइप के कलर है, एक ब्लॉक्स में आते हैं और एक लिक्विड में। मैं दोनों टाइप के यूज़ करती हूँ, आपको जिसमें कंफर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड स्विरलिंग और मार्बल कैंडल के लिए यूज़ होता है और ये पूरे एक साथ अगर कलर करना है तो उसके लिए अच्छा रहता है। सोया में ये थोड़ा सा लाइट आता है, बट पैराफिन में ये बहुत डार्क आते हैं। बट सोया में अगर वैसे देखो तो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वो कलर, वैसे कलर बहुत पसंद है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये। चलिए हम बनाते हैं कैंडल्स। हम लोग, ये जार्स बहुत बड़े होते हैं, इन जार्स को बनाने के लिए हम 3 विक यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ग्लास के जार्स होते हैं। क्योंकि ये ग्लास के जार होते हैं इसलिए इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होते हैं। काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं तो गंदा भी हो जाता है, तो मैं ये एक स्प्रे आता है अल्कोहल स्प्रे, तो उससे मैं साफ़ करती हूँ। अल्कोहल स्प्रे नहीं भी है तो आप नॉर्मल पेपर से, कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि इसके अंदर जो भी गंदगी है या जो भी धूल मिट्टी है उसको साफ़ करना। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मैं धूल मिट्टी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट ख़रीदूँ, और आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदें। इसके अंदर 3 विक जाती है। आप चाहे तो बड़ी विक यूज़ करें तो 1 विक भी है, 2 विक भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये मैं छोटी विक यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं सबसे पहले स्टिकर लगाती हूँ। ये जो स्टिकर्स हैं ये विक को नीचे होल्ड करके रखता है और अपनी पोजीशन पे बनाए रखता है। इससे एक तरफ या जो हीट होती है वो पूरे कैंडल में सेम साइड में फैलती है। अगर ये होल्ड नहीं होगा नीचे की तरफ तो हो सकता है कि विक एक साइड हो जाए और उस साइड ज़्यादा हीट हो और उससे टूट जाए। हमेशा ध्यान रखना है कि फिक्स होना चाहिए। वुडन विक में ऐसा नहीं करते हैं। वुडन विक क्योंकि हैवी होती है, उसका जो विक स्टिकर होता है वो हैवी होता है तो वो उसको नीचे रखता है। अब हमें ये देखना है कि इसके मिडल में रखना है। तीनों एक मिडल में होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ये मिडल में हो।
हमारा विक सेट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फिगरिंग आउट कि कितना वैक्स इसके अंदर जाएगा। मैंने इसकी वेबसाइट पर, जहाँ से मैंने ये जार ख़रीदा, वहाँ की वेबसाइट पर देखा। सो उसके अकॉर्डिंग फिल वेट जो है वो है 14 आउंस। सो मैं 14 आउंस को चेंज करके ग्राम्स में करूँगी, जो कि ये होगा 396.89 ग्राम। इसको मैं रफली 400 ग्राम्स के आसपास कर लूँगी, ताकि मेरा कैलकुलेशन करना इजी होगा। जो मैं फार्मूला यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ फिल वेट डिवाइडेड बाय 100% प्लस FO परसेंटेज। यहाँ पर मैं 10% फ्रेगरेंस ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो हमें जो वैक्स आएगा उसका, हमें कितना वैक्स लेना होगा उसका परसेंटेज आ जाएगा। सो 400 डिवाइडेड बाय 110, 400 डिवाइडेड बाय 110, और यहाँ पे हमारा आएगा 363.63। सो मैं इसको 364 ग्राम यूज़ करूँगी। सो हमारा ये आ गया वैक्स। अब हमें 400 माइनस 364, सो ये आया 636 ग्राम फ्रेगरेंस ऑयल। एक कैंडल को बनाने के लिए 364 ग्राम वैक्स चाहिए, और उसी कैंडल को बनाने के लिए 36 ग्राम फ्रेगरेंस ऑयल चाहिए। और हम यहाँ बना रहे हैं 4 कैंडल्स। सो टोटल वैक्स होगा, तो यहाँ पे हो गया 1456 ग्राम वैक्स, और 36 इंटू 4 144 ग्राम, 144 ग्राम फ्रेगरेंस ऑयल। ओके, तो चलिए। वनीला पम्पकिन मार्शमैलो। सो US के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैंडल फेमस है, और बाद बॉडी वर्क्स और यंकी कैंडल नाम के तो बहुत बड़े स्टोर है, जो कि लोग पागल है उनके लिए, एंड मोस्ट ऑफ लोग प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ से ख़रीदें, या उन्होंने अगर वहाँ सेंट स्मेल किया है तो सिमिलर सेंट चाहिए। सो जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये वनीला पम्पकिन मार्शमैलो। सो ये BBW बाथ बॉडी वर्क्स का ड्यूप है। जैसे कि पम्पकिन पीकान वैफल्स, ये भी बाथ बॉडी वर्क का ड्यूप है। ड्यूप का मतलब होता है उन्होंने उनके जैसा कॉपी किया है। सो मैं एक तो मार्शमैलो का बनाती हूँ, और एक बनाती हूँ पम्पकिन पीकान वैफल का, और एक बनाती हूँ पम्पकिन अगर बना दिया तो ऑटम एंड फॉरेस्ट। ये 4 कैंडल बनाती हूँ। मैन्युफैक्चरर ने बोला है कि 10% होल्ड कर सकता है, तो 10% ही होल्ड कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, फायर हो सकता है कि सीधा फ्रेगरेंस ऑयल ऊपर आ जाए और फायर लग जाए, और कि जो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा। You have to be very careful when you are using a percentage, because that is the most important part of candle making. अगर मैं फ्रेगरेंस ऑयल ऐसे नहीं करके बड़े जार से यूज़ करूँगी, जैसे कि ये है, तो उस कंडीशन में मैं उसको मेजर करके रखूँगी। सो मेजरमेंट का सबसे ईजीएस्ट तरीका यही होता है कि आप कोई भी कप रखो, उसको टेयर करो 0 तक। 0 होगा तो इसका मतलब कि इसका वेट 0 हो गया। अब इसके अंदर जो भी हम फ्रेगरेंस ऑयल डालेंगे वो रियल वेट होगा, बट क्योंकि मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि ज़रूरत नहीं है मुझे, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैक्स ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी हम वैक्स को गर्म करते हैं इसका टेम्परेचर 185 से ज़्यादा होना चाहिए। जो वैक्स को हम गर्म करते हैं, वैक्स का टेम्परेचर हमेशा 185 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम उसको जार के अंदर डालेंगे, या उससे पहले हम पिक्चर में डालेंगे, जग के अंदर डालें, जैसे हम उसको जग के अंदर डालेंगे वो सडनली ठंडा हो जाता है। तो अगर 190-95 के आसपास होगा तो हमें प्रॉपर टाइम मिल जाएगा फ्रेगरेंस ऑयल डालने का। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट गर्म हो चुकी है मेरी वैक्स। थोड़ा सा बचा है, फिर भी मैं टेम्परेचर एक बार देखूँगी। 180
186, 83 दिखा रहा है। ओके, बट एक बार पूरी तरह से पिघलने के बाद में मैं, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैंने अपना जो जग है उसको वेइंग मशीन पे रखा है और उसको मैं टेयर करके 0 तक लेके आऊँगी। अब इसका जो वेट था वो 0 हो गया है। फिर मैं इसको ग्राम्स में चेंज करूँगी। ये हो गया है ग्राम्स में। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें चाहिए 338 ग्राम, तो मैं उसके अंदर 338 ग्राम डालूँगी। ये हुआ है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 309 ग्राम, ओके। सो ये है 1-2 ग्राम ऊपर नीचे चलता है। सो ये हो गया 338 ग्राम, 39 ग्राम। एक हमने इसको रखना है, फिर मैं एक और रखूँगी, इसका फिर से 0 करूँगी। ओके, ये हो गया 338 ग्राम। ये 2 एक और रखती हूँ, इसका भी 0 कर रही हूँ। ओके, सो ये भी हो गया है। यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट टाइप के पोरिंग पिक्चर यूज़ किए, सिर्फ दिखाने के लिए कि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। यूजुअली मैं बल्क में बनाती हूँ तो मैं बड़े यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये यहाँ देख सकते हैं। ये ऐसे वाले यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बैच में बनाना होता है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे 200 है, 84 है, 90 है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको सबसे पहले मिक्स करूँगी, इसको हिलाऊंगी और हिला के देखूँगी कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है क्या। मैंने हिलाया, अब मैं हिलाया है मैंने, ये मैं हिला के इसका टेम्परेचर चेक करूँगी। 174 दिखा रहा है, बट ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये ठंडा हो गया है, तो मुझे इसको फिर से नापना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हम 180 और 85 के बीच में रखें, तो वो हमारा पूरा नहीं हुआ, ठंडा हो गया है। ओके, तो अब देखते हैं हम कि इसका टेम्परेचर, बाकियों का टेम्परेचर कितना है। 190 दिखा रहा है, 197 दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको हिलाएंगे, फिर हम टेम्परेचर देखेंगे। सो ये 180 के आसपास है। आई थिंक दिस इज़ गुड। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले वनीला पंपकिन वाला सेंट डालूँगी।
ये मैंने डाला। ओके, अब हमारा नेक्स्ट होगा पंपकिन पीकान वॉफल्स। ये भी बाथ एंड बॉडी का ही डूप है। सो आई थिंक अब ये इसका हो जाना चाहिए 193 190। हमेशा 85 पर, इस 85 से ऊपर और गर्म में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गर्म होगा तो आपका जो फ्रेगरेंस ऑयल है इवेपोरेट हो सकता है, और जो बेस्ट और सूटेबल जो टेम्परेचर होता है बाइंडिंग का वो 180 एंड 185 के बीच में होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि हमेशा उसी टेम्परेचर के ऊपर डालूँ। मेरी रेसिपी सिंपल है, आप भी इसी तरह अपना एक रेसिपी रख सकते हैं, उसको लिख कर रख सकते हैं कि कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज डालते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस कोई नई सेंट ट्राई करती हूँ, तो ही अनटिल अनलेस कोई नई सेंट ट्राई करूँ। तो मेरा प्रोसीजर बहुत सिंपल है। और जो वैक्स मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं विक यूज़ करती हूँ, वो सब मैं लिख कर रखती हूँ कि किस जार के अंदर कौन सा विक कितना साइज़ है, उसके टेस्ट क्या क्या किए हैं। सारे टेस्ट मैंने जो मेल्टिंग पूल से लेकर के फ्रेगरेंस ऑयल तक के सारे टेस्ट किए हैं, उनका सारा डिटेल मैंने गूगल डॉक्स में रख रखा है। ये इसलिए रखती हूँ कि अगर फ्यूचर में मैं कुछ भी नया ट्राई करूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कब टेस्ट किया था और उसके बाद में कौन सा गया था, कोई और वैक्स भी ट्राई करी है कि नहीं करी है। सो ये 185 हो चुका है, ये 185। ओके, ये हो गया है। अब मैं नेक्स्ट जो मैंने बताया था वो था पंपकिन पीकान वैफल्स। मेक श्योर करें कि आप इसको 1 मिनट तक हिलाते रहें ताकि अच्छे से फ्रेगरेंस ऑयल और वैक्स मिक्स हो जाए। ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी ऑटम जैम। तो यहाँ पे 3 हो गया और चौथा मैं इसके बाद में तैयार करूँगी। तो चौथे के लिए मैं ये बड़ा वाला यूज़ करूँगी। बहुत ज़ोर से नहीं करना है, धीरे धीरे पोर करना है, स्लोली स्लोली। सो ये हमारा हो गया है पंपकिन वाला। देन हम नेक्स्ट पोर करेंगे वैफल्स वाला, पंपकिन वैफल्स वाला। उसके बाद में होगा
ऑटम जैम वाला। हमारा जो ये विक है, ओह, ये विक जो मैं सोच रही थी वो नहीं है, और यहाँ पे ये बहुत बड़ा है, तो इसके लिए विक चल जाएगा। तो मैं ये 3 विक वाला मेरे पास नहीं है, हम भी जुगाड़ू वाले काम करते हैं, और हमारा मेन पॉइंट होता है कि इसको मिडिल में रखना, राइट। सो इस तरह से ये हो गया हमारा मिडिल में। अभी हमारा 1 सेंट और रह रहा है, उसको हम पोर करेंगे। पोर करने से पहले मैं इसका और नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कि कैबिन वाला। और इसको भी मैं डाल लूँगी। जब मैं बहुत ज़्यादा कैंडल बनाती हूँ तो मेरे को स्मेल नहीं आती है, क्योंकि मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ। सो नाम कैसे पता होगा, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, किस तरह से इसके अंदर क्या क्या होता है, उन सब के लिए भी आपको नाम चाहिए। बताना पड़ेगा कि आप क्या बेच रहे हो, किसका बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें होगी। और उससे पहले मैं एक और काम करना चाहूँगी, वो है कि एक जो कैंडल है उसको मैं हल्का सा कलर देना चाहूँगी। मेरे को अच्छा लगता है ऑब्सेस में
सो हमने वो ये यहाँ पे हमने प्रिंटिंग निकाल लिया है। मैं जो लेबल्स यूज़ करती हूँ थोड़े से काफ़ी बड़े हैं, सो मुझे इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा है। आइवरी का टेम्पलेट डाउनलोड करके भी आप उसके अंदर फिट कर सकते हैं। और अगर आपको लेबल के बारे में और जानना है तो मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल रही हूँ जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैनवा का यूज़ करते हुए कैसे अपनी कैंडल के लिए लेबल्स बनाएं। ओके, अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे इसको साइज़ से थोड़ा सा प्रॉपरली काटना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इधर से करेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा छोटा चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने डिज़ाइन छोटा किया है और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट चलेगा। अब मुझे इसका ईजी वे होता है कि आप पहले से प्री डिज़ाइन ख़रीद लें, ताकि आपको ज़्यादा प्रिंटिंग का झंझट नहीं करना है। लेबल्स यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन लेबल्स इजीली मिल जाता है, बट आई थिंक इंडिया के अंदर ऑनलाइन लेबल्स नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो उस कंडीशन में आपको ये वाले यूज़ करने हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे फॉरेस्ट कैबिन वाला। ये है हमारा फॉरेस्ट कैबिन वाला। तो हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे देख सकते हैं सेकंड होगा हमारा ऑटम वाला। यूजुअली हमें विक पहले काटना होता है, बट क्योंकि मैं आपको बता रही थी इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी, इसलिए विक काटना भूल गई। मैं विक काटना भूल गई। उसको पहले तो उसको क्लीन करना होता है। पेपर टॉवल ले लीजिए या फिर नॉर्मल कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। आप इसका कैंची से या नेल कटर से विक को काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विक कटर यूज़ कर रही हूँ। एक कैंची जैसा ही होता है। ओके, ये है पम्पकिन वाफल्स। इसको भी हम क्लीन करेंगे और फिर ये हो गया पम्पकिन वाफल्स पीकान। यूजुअली मैं बताती हूँ मैं कैसे इससे ये
सही तरीके से चिपकेगा। इसके बाद आता है मार्शमेलो वन। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो कहीं पर भी आइवरी के लेबल्स मिल जाएंगे और आप उसको अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं और उस डिज़ाइन का आप आइवरी के वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया है। ये हमारे चारों कैंडल्स तैयार हो गई है। अब इनको बेचने से पहले इनका नाम हो गया। अब हमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी डालना पड़ेगा कि कैसे आप इसको बेचें। उसके लिए मैं ब्राउन कलर के लेबल्स यूज़ करती हूँ जो कि स्पेशली इसी के लिए होते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके ऊपर वार्निंग लेबल्स लगाना। तो ये कैंडल्स हमारी तैयार हो गई है और इसको साफ करके ये है वार्निंग लेबल्स। सो ये हो गए हमारे। अब इन दोनों के पास हमारे पास ढक्कन है तो ये हम ढक्कन के साथ बेचेंगे और इनको ढक्कन नहीं है तो हम इसको पैक करेंगे। और पैक करने के लिए हमें चाहिए डब्बा, और वो डब्बा हम आप किसी भी डब्बे में बेच सकते हैं। ये मैंने डब्बा पर्सनलाइज़ किया है हैंडमेड विद लव स्वीट यू कैंडल्स। आप अपना स्टैम्प प्रिंट करवा सकते हैं, 200-300 रुपये में हो जाता है। सो उसको आप पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद में मैं इसके अंदर कुछ पेपर डालूँगी सो वो दिखने में बहुत अच्छा लगे। ताकि ये मैंने पेपर डाला, उसके बाद ये मेरा कैंडल डाला और ये हमने चारों तरफ से ये पेपर को फैला देंगे ताकि ये हिले नहीं। और ये हमारा कैंडल रेडी हो गया। सो ये था पूरा प्रोसीजर कैंडल मेकिंग का फुल कोर्स, जिसमें हमने कवर किया ऑलमोस्ट सभी चीज़ें। अभी भी हमारा शिपिंग और सेलिंग पार्ट बच गया है। सो आई एम गोना include that one in next video.